प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में आज हमारी बातचीत के केंद्र में देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको लगभग 24 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर निर्वाचित अध्यक्ष प्राप्त हुआ है। दलित परिवार में जन्मे, बेहद गरीबी से जीवन गुजारने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेसियों का विश्वास जीत पाने में कामयाब रहे। शशि थरूर के मुकाबले तकरीबन 6 गुना वोट उन्हें प्राप्त हुए और नतीजा ये हुआ कि वह कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हो गए। शशि थरूर ने अपनी पराजय को स्वीकार किया, खड़गे जी को शुभकामनाएं दी, उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में 6वें निर्वाचित अध्यक्ष हैं। पहले निर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर हम सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, एक लंबा सिलसिला रहा है, पर 1998 में जो आखिरी चुनाव हुआ था उस चुनाव में सोनिया गांधी ने जितेंद्र प्रसाद को हराया था। 94 वोट कुल जमा मिले थे उस समय जितेंद्र प्रसाद को, सोनिया गांधी को तकरीबन 7,500 वोट मिले थे। पर इस बार के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचंड बहुमत के साथ जीते, लेकिन शशि थरूर भी 1000 से ज्यादा वोट, कुल 1072 वोट पाने में कामयाब रहे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत के साथ कुछ बातें साफ भी होती हैं और कुछ सवाल भी पैदा होते हैं। बात जो साबित होती है वो ये कि कांग्रेसियों की आस्था आज भी गांधी परिवार में है। यह मौका था जब गांधी परिवार से इतर कांग्रेसी विकल्प चुन सकते थे। घोषित तौर पर गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन नहीं दिया, पर वातावरण स्पष्ट था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पसंद खड़गे हैं। कांग्रेसियों ने इस पसंद पर मोहर लगाई, जिसका नतीजा खड़गे जी की जीत के रूप में सामने आया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि खड़गे लगातार ये कहते रहे और अभी जीतने के बाद भी कह रहे हैं कि वो गांधी परिवार की सलाह लेकर काम करेंगे, अर्थात गांधी परिवार अभी भी कांग्रेस का केंद्र बना रहेगा। लेकिन इसके साथ जो सवाल उठ रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस का केंद्र भले ही गांधी परिवार बना रहेगा, पर क्या देश में सत्ता का केंद्र कांग्रेस बन पाएगी? क्या खड़गे कांग्रेस के खोए हुए स्वरूप को वापस हासिल करा पाएंगे? क्या खड़गे देश की जनता में कांग्रेस के लिए सम्मान और स्थान दोनों दिला पाने में कामयाब रहेंगे? क्या खड़गे स्वतंत्र रूप से काम करेंगे या गांधी परिवार के दरबारी के तौर पर प्रचार करने की जो कोशिश भाजपा के द्वारा तुरंत शुरू हो गई है उस पर मोहर लगाएंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके उत्तर अब खोजे जाने हैं, इस जीत के मायने खोले जाने हैं और साथ साथ आने वाले भविष्य में राजनीतिक रूप से क्या करवट लेगा ये चुनाव, इसे भी समझा जाना है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस दिलचस्प विषय पर कुछ तथ्यपरक बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है पर उसका आना अनिवार्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो यह बात कही गई थी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस विश्वास, इस संकल्प को देश के कांग्रेसियों के बीच में संचारित कर पाएंगे? ये सवाल हम अपने जहन में रखते हैं और इसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व सांसद हैं और कांग्रेस के प्रति अत्यंत प्रेम भाव के साथ विचार रखते हैं। हमारे साथ में प्रेम कुमार जी हैं, तथ्यपरक और स्पष्ट बात रखने के लिए ख्यात पत्रकार हैं और साथ ही अपनी एक अलग शैली के साथ बात रखने के लिए ख्यात वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। खड़गे जी के संदर्भ में भाजपा की पहली प्रतिक्रिया, हम तो उन्हें बीकेबी ही बुलाएंगे। बीकेबी नाम स्वयं खड़गे जी ने अपने साथ में जोड़ लिया। बीकेबी मतलब बलि का बकरा। भोपाल में आए थे खड़गे जी, उनसे सवाल किया था, आप अध्यक्ष पद के संदर्भ में प्रत्याशी हैं, प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी होंगे? उन्होंने जवाब दिया, अगर बकरीद में बच जाएंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। तब से यही बात चल रही है। तो सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे जानना है, खड़गे जी के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन के साथ आने वाली चुनौतियों का समाधान क्या कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी? पहले तो आपको सभी को खड़गे जी को बधाई देनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से खड़गे जी को बधाई दे रहा हूँ। 3-4 चीजें बड़ी साफ है। अगर खड़गे साहब कोई
मुहावरा बोल देते हैं, या कांग्रेस पार्टी कोई विटी ह्यूमर कर देती है या कोई बात बोल देती है, तो कांग्रेस के पीछे भारतीय जनता पार्टी मैकेनिकल तरीके से ट्रोलिंग करने लग जाती है। लेकिन अगर वहीं पर कहीं पर प्रधानमंत्री की नारियल के जूस को लेकर के, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड को लेकर के या कोई भी बात होने लगती है, तो तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के आवरण के पीछे छुप जाते हैं। जब हम बात करते हैं ये लोग निर्मोही लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, तो 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। जब हम सीमा के बारे में पूछते हैं तो भाजपा सेना के पीछे छुप जाती है। जब हम महंगाई के बारे में पूछते हैं, बेरोजगारी के बारे में पूछते हैं, भाई आपने कहा 2 करोड़ रोजगार आप दोगे पर ईयर, आपने 2 करोड़ तो छोड़ो, आपने 2 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ छीन लिए रोजगार। जब हम रुपए के बारे में पूछते हैं कि आप कहते थे कि साहब रुपया जो है डॉलर 40 रुपए में ले आएंगे, तेल 30 रुपए में ले आएंगे, और अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। जब कहते कि रुपया तो आज डॉलर आज 83 रुपए में पहुंच गया, तो निर्मला सीतारमण कहती है कि सेब न्यूटन का नीचे नहीं गिरा था, धरती ऊपर उड़ गई थी, यानी डॉलर ऊपर उड़ गया, रुपया नहीं नीचे गिरा। इस तरीके की सारी बातें जब होती हैं तो निश्चित तौर पर अफसोस होता है। हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया। आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी नीति में सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया। उलट भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की चाटुकारिता के लिए, सत्ता को अपनाने के लिए 1977 में अपने आप को, पूरी भाजपा को सत्ता की जमात में जनता पार्टी में विलीन कर दिया। अब ऐसी पार्टी हमें लोकतंत्र की दुहाई देती है। हमने तो चुनाव करा लिए। 1980 में भाजपा का पुनर्जन्म हुआ था। आप हिमांशु जी, चिंतामणि जी चूंकि विद्वान आदमी है, जवाब देंगे नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन एक बार पूछ लीजिएगा 1980 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी में किसी अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ हो, किसी नरेंद्र मोदी ने एक वोट डाला हो, किसी अमित शाह ने एक वोट डाला हो, किसी अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट डाला हो, सुंदरलाल पटवा ने डाला हो, या चिंतामणि मालवीय जी ने एक वोट अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए डाला हो। हमने तो चुनाव कराया, खड़गे साहब अध्यक्ष बने, शशि थरूर साहब को 1072 वोट मिले। हमारा लाइव लोकतंत्र है, जहां पर लोकतंत्र की नर्सरी हम कहते ही नहीं है, करते भी हैं। चुनौतियां हैं हमारे सामने, पार्टी हमारी कमजोर है। आज की डेट में बहुतायत जगहों पर कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है, स्वीकार करते हैं। लेकिन इस चीज के साथ भाजपा क्या ये स्वीकार नहीं करती कि देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, सीमाएं असुरक्षित है, पेट्रोल और डीजल पे आपने एक्साइज ड्यूटी की लूट बढ़ा दी है। देश आज की डेट में पेट्रोलियम पदार्थ के जो टैक्स। सुरेश जी, थोड़ा अपन विषय पे रहें। मेरा आग्रह आपसे, मेरा सवाल क्या था, खड़गे जी के आने से क्या बदल जाएगा? क्या आप कहना चाहते हैं कि देश के सम्मुख जो ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों को लेकर कांग्रेस ठीक से मुद्दा नहीं बना पा रही थी? सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये काम ठीक नहीं हो पा रहा था। राहुल गांधी की अप्रत्यक्ष छाया में आप इन मुद्दों को जनता तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे थे। क्या आप खड़गे जी के आने के बाद में इस पर ठीक तरीके से लड़ाई लड़ पाएंगे? थोड़ा मेरे सवाल पर जाइए। जानना यह है कि खड़गे जी के आने से क्या बदल जाएगा? सुरेश राजपूत जी, थोड़ा रोशनी इस पर भी दे देना। जब हम भाजपा के कामकाज पर चर्चा करेंगे उस समय पर इस बातों को पूरे व्याख्यान के तौर पर आपकी सुन लेंगे, पर अभी तो थोड़ा अपनी पार्टी के संदर्भ में बताइए ना। जिस हालात से पार्टी गुजर रही है, अब खड़गे जी आए हैं, क्या उम्मीद जाग रही है आपके अंदर? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए आप कि चुनाव हमारी निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, और उस निरंतर प्रक्रिया के हिस्से में चुनाव हुआ, उसी के पैरेलली भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा जनता के मुद्दों के लिए ही तो चल रही है, आर्थिक असमानता के लिए ही तो चल रही है, आज की डेट में महंगाई बेरोजगारी के लिए ही तो चल रही है, भ्रष्टाचार के लिए ही तो चल रही है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही, पूरी कांग्रेस चल रही। इसी समय चुनाव हुए हैं। निश्चित तौर पर पुराने अध्यक्ष के समय में भी हमने महंगाई पर, बेरोजगारी पर वार किया था, हमने लड़ाई लड़ी थी। आज हम दूने उत्साह के साथ लड़ाई लड़ेंगे। आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया से 24 साल बाद 2 लोगों ने चुनाव लड़ा। इससे पहले चुनाव नहीं लड़ते थे लोग, कोई बात नहीं, 2 लोगों ने चुनाव लड़ा, एक दूसरे को बधाई दी। जहां पर लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात आएगी तो सबसे पहले हम अपने अंदर सुधार लाएंगे ना। और जिन लोगों के जरिए हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, अगर वही लोग अपना अध्यक्ष चुन रहे हैं तो निश्चित रूप से एक ऊर्जा भी मिलती है कार्यकर्ता को, एक ताकत भी मिलती है कार्यकर्ता को। थोड़ा मैं समझ नहीं पाया सुरेंद्र राजपूत जी की बात को। वो बार बार देश के मौजूदा मुद्दों पर बात करना चाहते हैं,
खड़गे जी के आने से क्या बदल जाएगा, इस पर मुझे ठीक से बता नहीं। उन्होंने कहा कि अब निर्वाचित अध्यक्ष आ गया, हम दुगने उत्साह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। प्रेम कुमार जी कुछ समझ पा रहे हैं क्या बदलेगा कांग्रेस को लेकर? मैं चिंतामणि जी के पास जाता था, लेकिन मैं जाना प्रेम कुमार जी आपके पास चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं। आखिर काफी नाव नुकर के बाद कांग्रेस में चुनाव हो गए। कांग्रेस बता रही है हम ही ऐसी पार्टी जिसके यहां चुनाव होते हैं। 24 साल बाद चुनाव कर आए हैं। एक लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर इनके दावों पर एतबार करना चाहिए, या भाजपा के दबाव का नतीजा देखते हैं आप इस चुनाव को? भाजपा ने 8 साल में स्थापित कर दिया परिवारवाद, परिवारवाद, परिवारवाद। कांग्रेस गांधी परिवार की बपौती, गांधी परिवार की बपौती, गांधी परिवार की बपौती। जवाब देना था, इसलिए चुनाव करा लिया गया। क्या देख पा रहे हैं आप इस बदलाव के साथ? जी डॉक्टर साहब, ये जो चुनाव हुआ है इसमें एक बाय डिफॉल्ट जो बीजेपी की इच्छा पूरी जी, कि भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार से कांग्रेस को मुक्त करना चाहती थी, उसके नेतृत्वकारी भूमिका को हटाना चाहती थी। तो वो हुआ है इस चुनाव से। एक तो ये है, दूसरा ये है कि कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, ये भी स्थापित हुआ है इस चुनाव से कि इस चुनाव में जो 2 उम्मीदवार थे, हालांकि दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर भी सोनिया गांधी जी से उनका आशीर्वाद लेकर ही चुनाव लड़ने आए थे, फिर भी ऐसा माना जा रहा था कि एक अवसर है कि जो लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि गांधी परिवार का प्रभाव कांग्रेस पर न रहे, वो उनके अधिकारिक समर्थक वाले या उनके माना जा रहा था कि वे मल्लिकार्जुन खड़गे जी गांधी परिवार का आशीर्वाद प्राप्त उम्मीदवार हैं, तो उनको वो जवाब देने का एक अपॉर्चुनिटी उनके पास थी। लेकिन चुनाव नतीजों ने यह साबित किया कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता उस जवाब देने की मंशा नहीं रखते। उन्हें गांधी परिवार का नेतृत्व चाहिए, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष जो भी हो, वो जो चुने गए हैं। इस इलेक्शन से ये साबित होता है। मैं पहले प्रेम कुमार जी एक सवाल करना चाहता हूं। ये गांधी परिवार इतना डर क्यों गया अपनी राय सार्वजनिक करने को लेकर? ये मेरा आपसे सवाल है। अतीत पे दृष्टि डालिए। महात्मा गांधी जैसा शख्स ये कहने में डरा नहीं था ये पट्टाभी सीतारमैया मेरे प्रत्याशी हैं। वो हार गए तो उन्होंने यहां तक कह दिया था ये मेरी हार है। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए जेबी कृपलानी के लिए दम ठोक कर सामने आए थे कि हां मेरा समर्थन जेबी कृपलानी को है। आपसे जानना यह चाहता हूं, क्या दहशत, क्या आशंका, क्या भय, क्या दबाव गांधी परिवार पर ऐसा रहा कि खड़गे हैं ये सबको पता था गांधी परिवार की पसंद, पर गांधी परिवार ने कहा नहीं हमारी पसंद? इसके संदर्भ में कोई दृष्टि दीजिए ना आप। जी हिमांशु जी, देखिए ये बात तो मेरे व्यक्तिगत सोच के हिसाब से अच्छी होती कि उम्मीदवार हैं तो उम्मीदवार के पक्ष में अपनी राय खुलकर लेकर आना चाहिए जी। लेकिन चूंकि पार्टी के भीतर एक ऐसी नीति बनी कि जो कोई भी जिम्मेदार पद पर हैं, इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पर हैं, वो अपनी निष्ठा का प्रदर्शन इस रूप में न करे जिससे कि किसी को फायदा पहुंचे। अगर कोई प्रदेश का अध्यक्ष है या मुख्यमंत्री है, वो अगर अपनी निष्ठा का प्रदर्शन खुलकर करता है तो किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में लामबंदी हो सकती है, यानी पद का दुरुपयोग हो सकता है। तो ये एक फॉर्मूला कांग्रेस ने तय किया और गांधी परिवार चूंकि खुद को ऐसे पोजीशन पर पाता है कि वो बोल देने से पूरी चुनाव जो है एक तरफा हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने इन्फ्लुएंशियल पद पर खुद को रखा, माना और इसलिए ये फॉर्मूला अपनाया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र था और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए ये जरूरी है कि लोग खुल करके अपने विचार रखते, जैसा कि आपने बताया कि गांधी जी ने खुलकर माना था, उस तरीके से अब भी रखा जा सकता था और इसमें निश्चित रूप से गांधी परिवार की जीत ही होती, हारने का तो प्रश्न ही नहीं था। लेकिन एक रणनीतिक रूप से एक अलग किस्म का डिसिप्लिन क्रिएट किया गया, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन कारण यही दिखता है। क्या डिसिप्लिन क्रिएट करने के पीछे आपको भाजपा का भय दिखाई नहीं देता प्रेम कुमार जी? भाजपा कहीं खड़गे को गांधी परिवार का पपेट ना करार दे, इस भय से, इस डर से खुलकर सामने नहीं आया गांधी परिवार? इसको एक अलग किस्म से मैसेज देने, अगर हम
इस बात को हूबहू आप जो प्रश्न कर रहे हैं हम स्वीकार करते हैं, तब तो ये मान लेंगे कि बीजेपी ये इलेक्शन करा रही है एक तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, राहुल गांधी ने मास से कनेक्ट होने के लिए जो बड़ी यात्रा शुरू की है, ये उनका कद पार्टी में अध्यक्ष से बड़ा बनाता है या बना देगा ये खत्म होते होते। तो ये एक तरह से जो अतीत में चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, ये सारे लोग पार्टी अध्यक्ष नहीं भी रहे तब भी पार्टी का आलाकमान रहे। तो ये स्थिति एक बार फिर उनके हाथ में है, वो आलाकमान तब भी रहेंगे जब पार्टी अध्यक्ष नहीं रहे। तो इसलिए क्योंकि मास कनेक्शन उनका ही है, तो ये नेचुरल स्थिति है। किसी के चीखने चिल्लाने या असंतुष्ट रहने या उलाहना देने से ये स्थिति नहीं बदलने वाली। ये स्थिति बदलने वाली नहीं है, लेकिन दोनों चीजों में अंतर है। पंडित नेहरू जिस समय पर आला कमान थे, देश के प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जब थी तो देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। बाद में उन्हें समझ में आया कि अध्यक्ष भी बने रहने में ठीक है, तो फिर उन्होंने अध्यक्ष पद भी अपने पास ही रखा। राजीव गांधी ने भी इसी सिद्धांत को फॉलो किया। लेकिन मेरे साथ में चिंतामणि मालवीय जी हैं। भाजपा बड़ी परेशान रही है। ये कांग्रेस कैसी पार्टी है भाई, परिवार की पार्टी है, गांधी परिवार की पार्टी है, गांधी परिवार की बपौती है। क्या करेंगे अब चिंतामणि जी? आपके हाथ से तो सबसे बड़े तर्क ही छिन गए। आज निर्वाचित अध्यक्ष आ गया, दलित परिवार का आ गया, गरीब परिवार का भी आ गया, पढ़ा लिखा भी आ गया। क्या हो गया चिंतामणि जी आपके साथ में? ये कांग्रेस ने क्या कर दिया आपके साथ? आज कितने परेशान हैं आप, कितने हलाकान हैं, कितने हैरान हैं? मुझे लगता है कि ये बात और प्रूव हुई है कि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है और कुछ नहीं है जी। ये बात और प्रूव हुई है जी, क्योंकि आप देखिए कि वही स्थिति जब जितेंद्र प्रसाद जी सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े तो उनको कहीं भी पीसीसी के मेंबर्स नहीं मिले, ताले मिले। वही इस बार शशि थरूर के साथ हुआ है। तो कांग्रेस ने केवल पपेट बिठाया है, ये फिक्स मैच है पहले से ही। और मैंने आज से करीब महीने भर पहले जब या 15-20 दिन पहले जब डिबेट हुई थी तब भी कहा था कि इसमें खड़गे ही बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। मैंने तो कह ही दिया था, क्योंकि कांग्रेस को 80 साल का आदमी चाहिए जिसका आधार नहीं हो, जिसका कोई भविष्य नहीं हो, और जो अपनी सीताराम केसरी की तरह जिसे हटाया जा सके, जिसकी जड़ें ना हो, ऐसा आदमी। मैं इस बात को मानता हूं कि उन्होंने एक दलित को बनाया, लेकिन दलित भी पपेट बिठाया है, इसमें कोई वो नहीं। और ये आज से नहीं है, जब से मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसके तुरंत बाद ये पहली बार हुआ था सन 1927 में कि मोतीलाल नेहरू को हटा के जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया था। तो ये जो परिवार और कांग्रेस पे गांधी परिवार और नेहरू परिवार का नियंत्रण है, तब से चला आ रहा था। केवल एक बार वो टूटा जब सितार मैया को गांधी और नेहरू ने खड़ा किया और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कैंडिडेट बने। लेकिन याद रखिए किस तरह इनका नियंत्रण है कि सुभाष चंद्र बोस को बीमार की अवस्था में स्ट्रेचर पर ला करके इस रेजिग्नेशन करवाया था। तो ये जो कांग्रेस है इनकी जेब की पार्टी है, ये एक बार और प्रूव हुआ है। अगर फेयर इलेक्शन होते तो स्थान स्थान पे जो पीसीसी है उसके दफ्तर खुलते शशि थरूर के लिए, उनका वेलकम होता। वो तो खुद ही शिकायत कर चुके हैं कि भाई मेरे साथ तो कोई मुझे कैंडिडेट मान ही नहीं रहा। और ये जो उनको 1000 वोट 1200 वोट जो आए हैं, ये वास्तव में फिक्स मैच के तहत है। तो ये भी बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। और अच्छा चिंतामणि, इस बात को लेकर आपको अफसोस नहीं है कि कांग्रेस चलो जैसी भी है कम से कम फिक्स मैच तो करा लेती है? आपसे तो फिक्स भी नहीं होता। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे अपनी इस लाचारी, इस बेचारगी को लेके? अभी हमसे सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे चिंतामणि जी से जरूर पूछिएगा, 1980 से पार्टी है, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा पाई क्या? और अगर करा पाई तो चिंतामणि मालवीय जी को यह सौभाग्य मिला क्या कि उन्होंने कभी वोट दिया हो? सुरेंद्र राजपूत जी भाग्यशाली लोगों में जिन्होंने वोट डाला। चिंतामणि जी को हम इस सौभाग्यशाली अवस्था में कब देखेंगे चिंतामणि जी? देखिए, ये मैं अभी बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझे कोई, और जहां मेरी भूमिका है वहां मैं करता हूं। मुझे कोई इस तरह का वो नहीं कि मेरी भूमिका होना चाहिए। वास्तव में तो पूरे देश में परिषद बनती है और राष्ट्रीय परिषद के मेंबर जिले से चुने जाते हैं और वो जाकर के वोट करते हैं और उसके बाद उनकी भूमिका खत्म हो जाती है, कार्यकारिणी उसके बाद बनती है। तो वोटर्स का चयन भी हमारी पार्टी में होता है, आपके यहाँ नहीं है। थोड़ा मुद्दे पे आते हैं चिंतामणि जी, कितना विलाप करेंगे आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्वाचित होने पर? गांधी परिवार का पपेट है। कुल मिलाकर गांधी परिवार का अगर साथ भी था तो देश भर के 8000 डेलीगेट्स ने उस चयन पर मोहर लगाई। मल्लिकार्जुन खड़गे की पहचान केवल गांधी परिवार के
से आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति की नहीं है। वह न जाने कितनी बार विधायक, कितनी बार सांसद, कितनी बार मंत्री इन तमाम जगहों पर रहे हैं, अपनी विद्वता को साबित किया है, एक मामूली परिवार से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। क्या कोई सम्मान नहीं है आपके मन में उनको लेकर? एक दलित परिवार के व्यक्ति के इतने शीर्ष स्तर पर पहुंचने को लेकर आप बधाई तक नहीं देना चाहते, शुभकामना भी नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी जी के संदर्भ में तो आप उनकी जाति को लेकर, उनकी उपलब्धि को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर कितने बखान करते थे। आज इतनी उदारता भी आप नहीं दिखा पाए कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई देता हूं, कांग्रेस को बधाई देता हूं कि एक दलित परिवार के व्यक्ति को इस मुकाम पर देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुना। इतने ज्यादा आप संकीर्ण क्यों हो रहे हैं चिंतामणि जी? क्या डर आपको सता रहा है? कहीं वाकई आपको तो नहीं लग रहा कि आपके हाथ से आज मुद्दे छिन गए जो भाजपा लगातार भुना रही थी गांधी परिवार को निशाने पर रख के? इसलिए इतनी फड़फड़ाहट है, इसलिए इतनी बेचैनी है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी है। देखिए, खड़गे जी के प्रति पूरा सम्मान है और उनका आंतरिक पार्टी का निर्णय है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कांग्रेस गांधी परिवार ने अपना निर्णय कांग्रेस जनों पर थोपा है और गुलामी का बोध इतना ज्यादा है कि वो कांग्रेस जन भी उसी राह पर। ये गुलामी का बोध लग रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बनना। मेरे साथ में रमेश शर्मा जी है, प्रखर पत्रकार हैं। रमेश जी से पूछते हैं, क्या इस रूप में देखना चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, या इसे भाजपा की असफलता के तौर पर भी देखना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने लगातार देश के मतदाताओं के साथ साथ देश भर के कांग्रेसियों को भी एहसास कराने की कोशिश लगातार की कि गांधी परिवार बोझ हो गया है, गांधी परिवार की बंधक हो गई है कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार से मुक्त हुए बगैर कांग्रेस की गति नहीं है। पर जब मौका आया निर्वाचन का तो कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे 87% वोटों के साथ अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गए। क्या कहते हैं रमेश शर्मा जी? भाजपा की कोशिशें देश के संदर्भ में, जनता के संदर्भ में भले ही सिरे चढ़ी हों, पर कांग्रेसियों के संदर्भ में सिरे नहीं चढ़ी। जिन 12 करोड़ मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के प्रति 2019 में समर्थन व्यक्त किया था, उस कांग्रेस का आज भी भरोसा गांधी परिवार पर है। क्या कहते हैं? निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बहुमत सोनिया जी के प्रति, राहुल जी के प्रति या प्रियंका जी की, यानी परिवार के साथ उनके कार्यकर्ताओं का बहुमत अभी है। मतदाता का कितना बहुमत है, कितना समर्थन है, ये हम देश के विभिन्न भागों में देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, उसका मत प्रतिशत गिर रहा है, तो जनता में उनका प्रभाव अलग है, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उनका प्रभाव बराबर बना हुआ है। जहां तक चुनाव की रणनीति का सवाल है, मैं उसको विभिन्न रूपों में देखता हूं। जिस प्रकार सवेरे में अनेक कारण है जी, ये चुनाव के पीछे निश्चित रूप से भाजपा का ये प्रचार भी कामयाब हुआ है, जो इन्होंने कहा था कि पार्टी एक ही परिवार की पार्टी है। इससे बचने के लिए एक रणनीति के तहत ये चुनाव उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने चुनाव तो किए हैं, लेकिन चुनाव कुछ इस तरीके से किए हैं कि चुनाव हो भी जाए तो परिवार का जो प्रभाव है पार्टी के ऊपर, वो प्रभाव भी कम न हो, वो प्रभाव बराबर बना रहे और अध्यक्ष नया बन जाने के बाद भी परिवार का प्रभाव कमजोर ना हो। इसलिए राहुल गांधी इस समय यात्रा पर निकले हुए हैं। आप अगर देखेंगे तो पार्टी अध्यक्ष के रूप में खड़गे को उतनी प्रचार नहीं मिल रहा है जितना राहुल गांधी जी की यात्रा को प्रचार मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस की रणनीति इसमें है, लेकिन कांग्रेस को इससे 2 लाभ जरूर होंगे इस चुनाव से। एक तो सबसे पहला कि देश भर का कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्रिय हो गया, तो कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी में जितने मतदाता थे, उनके 9000 के आसपास जो मतदाता थे, इसके अलावा इनकी तैयारी में जो लगे हैं कार्यकर्ता, मैं समझता हूं कांग्रेस का कार्यकर्ता इसमें सक्रिय हुआ है। और दूसरा, कहीं ना कहीं लगातार एक चेहरे को देखते हुए लोगों के मन में जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, तो उन्होंने दूसरा चेहरा एक सामने रख दिया है। लेकिन चेहरा चूंकि ऐसा सामने है कि जो वो चाहेंगे, जैसे मान लीजिए मनमोहन सिंह जी जो काम करते थे वो पूछ कर ही करते थे, तो खड़गे साहब भी जो काम करेंगे वो बिना पूछे एक कदम नहीं उठाएंगे, तो उनका प्रभाव भी बना हुआ है। तो विपक्ष के आरोपों का उत्तर भी दे दिया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता को सक्रिय भी कर दिया है। मैं समझता हूँ ये कांग्रेस की रणनीति है और इसमें उनको कितनी सफलता मिलेगी ये आगे आने वाले चुनाव में पता लगेगा। अब सवाल ये है रमेश जी, कांग्रेस का काम केवल इतने से तो बन नहीं जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उसके अध्यक्ष बन जाए। कांग्रेस को चाहिए जनता के बीच में विश्वास। क्या आपको लगता है खड़गे उस विश्वास को हासिल करने की चाबी है, या खड़गे अब अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे? जनता का विश्वास कांग्रेस से बन पाए
ये जिम्मेदारी राहुल गांधी उठाएंगे। क्या कहते हैं आप इस आकलन के अंदर? देखिए, यहाँ मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। तो खड़गे साहब तो केवल अध्यक्ष की कुर्सी को ही सुशोभित करेंगे जी। उनका अपना जो मानस स्तर है उसको समझ लीजिए, उनकी आयु समझ लीजिए, या उनके पीछे जो नियंत्रण है वो समझ लीजिए, वो कुर्सी को ही सुशोभित करेंगे। जनता के बीच में प्रियंका जी और राहुल जी, ये दोनों लोग सक्रिय होंगे और जन विश्वास को इसका हासिल करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जन विश्वास को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को अपने मूल चिंतन में परिवर्तन करना पड़ेगा। वो समय निकल गया, 1000 वर्ष का सल्तनत काल और 300 साढ़े 3 वर्षों का जो अंग्रेजों का काल था, वो समय निकल गया। अब कहीं ना कहीं स्वत्व का बोध जो समाज में आ रहा है, तो इनको भी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक मूल्यों और स्वत्व की ओर कांग्रेस को लौटना पड़ेगा। तभी मैं समझता हूं उनका जन समर्थन बढ़ेगा, तभी उनका जन समर्थन बढ़ पाएगा। लेकिन क्या आप नहीं मानते हैं, मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल को लेकर आपकी टिप्पणी लूं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों समान स्तर पर पहुंच गए हैं, दोनों ने अध्यक्ष की कुर्सी को शोभा की वस्तु बना दिया है। खड़गे जी उतने ही प्रभावी दिखेंगे हमें कांग्रेस में जितने जेपी नड्डा भाजपा में दिखते हैं। प्रभावी हम उम्मीद करें खड़गे जी कांग्रेस में दिखेंगे। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि जेपी नड्डा अपेक्षाकृत खड़गे जी से ज्यादा प्रभावशाली हैं। जी। मोटे तौर पर ये बात सही है कि उनके यहाँ भी एक समूह है जो एक प्रकार से मिलकर के निर्णय लेता है, लेकिन उनके यहाँ किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती। मीडिया में भले ही आता रहा होगा अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का, उनके यहाँ एक समूह है, एक कोर ग्रुप है, वो मिलकर के निर्णय लेता है। लेकिन प्रभावशाली अध्यक्ष की दृष्टि से जेपी नड्डा अपनी पार्टी में तुलनात्मक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली। अच्छा रमेश जी, मैं आपकी टिप्पणी को किसी कसौटी पे कसना नहीं चाहता, लेकिन आपसे जानना चाहता हूं कि कोई 1, 2 या 3 फैसले आप ऐसे बताएंगे जिनके संदर्भ में आपको लगता है कि देखिए ये जेपी नड्डा के फैसले हैं जो उन्होंने लिए हैं, इसके आधार पर हम समझे कि ये फैसले किसी और के नहीं अध्यक्ष के फैसले हैं और खड़गे जी से ज्यादा दमदारी के साथ में वो फैसले दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आप ही बताएं ना रमेश जी। हाँ, देखिए, इस मामले में दोनों पार्टियों की वर्किंग में अंतर है, क्योंकि कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है। मास बेस्ड पार्टी में जो नेतृत्व करता होता है उसकी आवाज बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, निर्णय जो भी लेते हैं वो निचले स्तर पर, कहीं ना कहीं निचले स्तर से जो आते हैं वो निर्णय लिए जाते हैं। मानकर कर चलिए छोटे छोटे टिकट में भी मुझे नहीं लगता कि भाजपा अध्यक्ष कोई निर्णय ले लेता होगा। वो कहीं ना कहीं उनकी एक कमेटी रहती है हर स्तर की, तो कैडर से जो सब फैसले आते हैं पार्टी अध्यक्ष वही फैसले लेता है। मुझे जाना तो है सुरेंद्र राजपूत जी के पास, लेकिन रमेश शर्मा जी की टिप्पणी पर मैं आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी के पास, क्योंकि एक पत्रकार की टिप्पणी ही ज्यादा शोभायमान रहेगी। और प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप रमेश शर्मा जी की बात से सहमत हैं? जेपी नड्डा उतने ही प्रभावी आपको दिख रहे हैं, या आप नहीं सोचते कि अमित शाह जब अध्यक्ष थे तो इसका उत्तर देने में कोई उलझन नहीं थी, स्पष्ट था। अमित शाह खुद फैसले लेते थे और अमित शाह के फैसले मान्य भी होते थे। मोदी जी के होते हुए भी एक अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह का इकबाल था। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी, ना इत्तेफाकी आपकी मेरी राय से, या आप रमेश शर्मा जी के साथ जाना चाहेंगे? आपका वो प्रश्न डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण है कि वो 2-3 बातें ऐसी कौन सी हैं जो ये बताएं कि जेपी नड्डा जी ने अपने मन से फैसले किए बीजेपी के। मैं तो जानना चाहता हूं कि हाल के जितने भी बड़े फैसले, नीतिगत फैसले, चाहे सीए एनआरसी का कानून बनाने का फैसला हो, चाहे किसान आंदोलन का पर फैसला जो लिया गया वो फैसला हो, किसी भी फैसले में क्या जेपी नड्डा जी को हमने पाया क्या कि वो आकर के लीड लेते हुए दिख रहे हो? आंदोलन खत्म कराने के लिए या उस दौर में कभी भी जेपी नड्डा का कोई रोल था क्या? या तो सीधे सरकार से बात हो रही थी, बीच संगठन कहीं था ही नहीं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं जैसे संगठनात्मक स्तर पर इवन जेपी नड्डा जी जो गुजरात में यात्रा कर रहे हो, क्या उनका फैसला है क्या? तो ये मैं देखता हूं कि फैसला लेने वाली शक्ति भारतीय जनता पार्टी खुद बीजेपी में भी है कि नहीं, ये भी एक सवाल है। बीजेपी से बाहर फैसले होते हैं ऐसा भी है, और बीजेपी के भीतर होते हैं तो उसमें जेपी नड्डा जी कहीं नहीं होते, तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। कुल मिला के अध्यक्ष की भूमिका को लेकर हमारा सवाल यथावत खड़ा हुआ है, लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे जानना चाहूंगा, कुल मिला के एक तरफ है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा नहीं है, नरेंद्र मोदी नाम का एक शख्स है, एक कद है, एक चेहरा है, जिसके पीछे एक बहुसंख्यक देश की आबादी खड़ी है जो मतों की शक्ल में व्यक्त होती है। उसके साथ भाजपा का संगठन मजबूती देने के लिए खड़ा होता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं
जो इस समय यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो राहुल गांधी के साथ देश भर के कांग्रेसियों को खड़ा कर पाएंगे, या मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक से खड़े रहें इसके लिए भी राहुल गांधी की ही मदद लगेगी? ये सवाल है। सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी टिप्पणी। हिमांशु भाई कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। सच बात यह है कि आज की डेट में एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होता है जी। आज मुद्दे की बात पे आप चुनावी लड़ाई लड़ते हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक लड़ाई लड़ते हैं। उस राजनीतिक और सामाजिक लड़ाई को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पूरी कांग्रेस कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अलग निर्णय लेने हैं, राजनीतिक निर्णय लेने हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ही निर्णय लेंगे कि राहुल जी की क्या भूमिका होगी, ऐसा स्वयं राहुल जी ने भी कहा है जी। ठीक है ना। आप एक चीज को बहुत स्पष्ट समझिए, राजा हो चाहे राजनीति हो, ये समाज के हिसाब से चलती है, किसी के बस पे नहीं है। आज अगर मुद्दे महंगाई के हैं, आज अगर मुद्दे बेरोजगारी के हैं, आज अगर मुद्दे सीमा की सुरक्षा के हैं, आज अगर मुद्दे पेट्रोल और डीजल की टैक्स बेस इकोनॉमी के हैं, आज अगर मुद्दे गिरती अर्थव्यवस्था के हैं, तो इन मुद्दों पर बात होगी। इन मुद्दों पर बात नहीं होगी कि कौन उसको लीड कर रहा है, कौन उसको बैक सीट से समर्थन दे रहा है। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर इन सारे मुद्दों पर खड़गे साहब के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगी। इस समय भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, चिंतामणि जी अभी बड़ी परेशानी में थे हमारे से कि साहब वो सुभाष चंद्र बोस के साथ ऐसा कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने, मालूम है चिंतामणि जी, पिटाई करी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। ना हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, कलकत्ता में इन्होंने कहा था हिंदू महासभा की अगर यहां पर रैली हुई तो पिटेंगे ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये बाकायदा वो है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने कहा नेहरू और गांधी के अध्यक्ष, पट्टमाबी सीतारमैया गांधी के कैंडिडेट थे, और जब सुभाष चंद्र बोस पहली बार 1937 में 36-37 में अध्यक्ष बने थे, उनकी CWC में सब लोग थे, सरदार पटेल से लेकर के नेहरू तक। और जो दूसरी CWC बनी थी उसमें भी वही सब लोग थे। आप लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, कांग्रेस को पढ़ना लिखना चाहिए। आपको पट्टमाबी सीतारमैया की किताब पढ़ लीजिए, कांग्रेस का इतिहास। आप सब लोग बिना वजह की बात, क्या नाम वो, अगर हम आपका इतिहास खोजने लगे तो आपका इतिहास क्या आता है कि अंग्रेजों से 60 रुपया पेंशन लेते थे। आपका इतिहास क्या आता है कि जब साहब हम अंग्रेजों भारत छोड़ो की वो कर रहे थे, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिट्ठी लिख रहे थे गवर्नर जनरल को कि कैसे कांग्रेसियों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 11 पॉइंट लिख करके ऐसे मारा जाए ताकि आंदोलन टूट जाए। आप लोग कहां इधर उधर की बात करते हो। 1950 से और 2014 तक जब आप चुनाव लड़ते थे, रामराज परिषद थी, हिंदू महासभा थी और जनसंघ था। इन तीनों पार्टियां मिलकर 489 में 10 सीटें लेती थी। आपकी पार्टी तो ऐसी पार्टी है चिंतामणि मालवीय जी, जो सत्ता की लोलुपता के लिए और सत्ता की चाटुकारिता के लिए। सुरेंद्र राजपूत जी, अतीत में ये कितने बदतर हालत में थे, इससे आपका भविष्य थोड़ी सुंदर हो जाने वाला है। आपका वर्तमान अभी जिस संकट में है उसके उत्तर खोजने की कोशिश हम इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। ये देश से जुड़े हुए जो मुद्दे आप बता रहे हैं सुरेंद्र जी, उन मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल भी देश में घूम रहे हैं, अपनी पार्टी को भी मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस के संदर्भ में चुनौती क्या है? जिस उत्तर प्रदेश में आप बैठे हैं उस उत्तर प्रदेश में कब से संगठन खड़ा नहीं हुआ है। जिस हरियाणा के संदर्भ में बात करते हैं उस हरियाणा में कांग्रेस के संगठन का अता पता नहीं है। आपसे जानना ये चाहते हैं, मूल मुद्दा यह है, क्या राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी मददगार हो पाएगी? ये सवाल है। क्या खड़गे जी इस काम को अंजाम दे पाएंगे? आप यहां बोल रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। अरे कांग्रेस पार्टी खुद ही कहती है ये हमारी यात्रा नहीं है, राहुल गांधी यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। यह बात जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। इतने भ्रमित लोग आप हैं। आप पार्टी को स्तर पर बताते भी हैं और इंकार भी करते हैं। राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं तो भी मना करते हैं, वो नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। इतने उलझे इतने भ्रमित स्थितियों में आप हैं। क्या खड़गे जी आपको इस भ्रम से उबार लेंगे? ये हमारा सवाल है। इस पर थोड़ा रोशनी दीजिए ना सुरेंद्र राजपूत जी। देश के मुद्दों पर, भाजपा पर अपन बात बाद में कर लेंगे। आज आपका दिन है, आज आपकी पार्टी का दिन है, आज का विषय आपकी पार्टी है। थोड़ा अपनी पार्टी के संदर्भ में उम्मीद जगाइए हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। दो बातें
बड़ी आपने जैसे हरियाणा की बात करी, हरियाणा में आप सारे के सारे मेरे सारे मित्र जो राजनीतिक जानने विश्लेषक थे और जितने मीडिया के मित्र थे, कोई 3 सीट दे रहा था पिछली बार हमें, कोई 1 सीट दे रहा था, कोई 5 सीट दे रहा था। क्या हुआ वो आपके सामने, थोड़ी सी कमी रह गई, थोड़ी गलती हुई हमारी, वरना हम सरकार बनाते पिछली बार। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निश्चित तौर पर हमारा संगठन कमजोर रहा, हम लोग जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए, हमने पूरी ताकत लगाई, चुनाव बाइपोलर हो गया, चुनाव समाजवादी पार्टी और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो गया, निश्चित तौर पर हम लोग बिल्कुल कहीं के नहीं रहे। लेकिन आने वाले चुनाव में, चाहे गुजरात का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, इन सारी, कर्नाटक का चुनाव, इन सारी जगहों पर प्रमुख रूप से हमारी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। तो आप ये मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ हम पूरी ताकत से, हमारा संगठन लड़ रहा है, आगे भी लड़ेगा। और आने वाले 2024 के इलेक्शन में एक चीज बहुत स्पष्ट है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई दिखेगी, दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय दल है वो अपनी अपनी ताकत के हिसाब से। राजपूत जी छोड़िए, एक बात 2023 के संदर्भ में बात करेंगे, उससे पहले 2022 की बात कर लेते हैं। हिमाचल का चुनाव है और गुजरात का चुनाव है, क्या आप दांव पर लगाने के लिए तैयार है कि हमारे खड़गे जी के संदर्भ में जनता की प्रतिक्रिया, इसके नतीजों से आकलन कर लीजिएगा। अगर ये दोनों राज्यों में कांग्रेस जीत गई, मतलब खड़गे जी ने उम्मीद जगा दी और इन चुनावों में कांग्रेस का काम लग गया, तो आप मान लेंगे कि ये परिवर्तन किसी मतलब का नहीं रहा, या अभी समय चाहेंगे ये चुनाव के नतीजे से आपके नए अध्यक्ष का मूल्यांकन ना हो, थोड़ा और समय दिया जाए? सवाल है। हिमांशु भाई मैंने कहा ना, आप लोगों की मीमांसाएं और आप लोगों की निर्मम मीमांसाएं भी हमें धनात्मक ऊर्जा देती हैं। हम आपकी मीमांसाओं पर पर्दा नहीं लगाने वाले, न कोई ग्राइडर लगाने, हम भाजपा नहीं है जी। हम बहुत स्पष्ट रूप से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। हम हिमाचल का चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे चुनाव संगठन के हिमाचल के चुनाव के बाद होते तब भी हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे होते, गुजरात का चुनाव भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है दोनों जगहों पर, हमें पूर्ण विश्वास है कि वहां कांग्रेस सत्ता में आ रही है लोगों की सेवा के लिए, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। दूसरी बात आपने जो कही कि इनके चुनाव पर मोहर, पार्टी के चुनाव या पार्टी का अध्यक्ष पद एक निरंतरता की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक चुनाव की हार या एक चुनाव की जीत से उसका आकलन एटलीस्ट हम नहीं करेंगे, आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी पूरा अधिकार है, हम नरेंद्र मोदी नहीं है कि आपके अधिकार को हम कहीं रोके। सुरेंद्र जी का कहना है कि आप इस चुनाव के नतीजों के साथ हमारे अध्यक्ष की मीमांसा करना चाहे करें, पर हम नहीं करेंगे, इतना स्पष्ट कर दिया है। पर हम आगे बढ़ते हैं और वापस चिंतामणि जी के पास चलते हैं। चिंतामणि जी आपसे जानना चाहते हैं कि अब आप आगे क्या करेंगे? परिवारवाद तो खत्म हो गया कांग्रेस से, एक नया व्यक्ति आ गया, अब स्क्रिप्ट क्या लिख रहे हैं, किस आधार पर घेरेंगे, किस आधार पर विषय बनाएंगे? यह सम्मानपूर्ण लगता है एक दलित नेता को पपेट कहा जाना, एक दलित नेता के द्वारा? आपको नहीं लगता है कि आप अपने ही राजनीति के एक बड़े व्यक्तित्व के संदर्भ में थोड़ा ज्यादा ही निचले स्तर की बात कह दे रहे हैं? इसको लेके कोई अफसोस नहीं आ रहा आपको? कहां आप दलितों को सम्मान देने के लिए बात करते हैं और एक दलित देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, इस मौके पर भी आप उनके सम्मान में कहने के स्थान पर उनको कठपुतली करार दे रहे हैं? आपको नहीं लगता जाती है? नहीं, पूरा सम्मान है। हमने तो कहा प्रारंभ में। अरे कठपुतली कहते हैं, फिर भी कहते हैं सम्मान है, कैसे मान ले? चिंतामणि जी थोड़ा समझाओ ना, कठपुतली कहना कैसे सम्मान में आता है? देखिए उनके साथ क्या है, गांधी परिवार ने ये कहा है, सुरेंद्र जी भी उसी की वो दे रहे हैं कि जैसे माल, मैं बोल लू, हाँ, माल सब तुम्हारा पर हाथ मत लगाना। अध्यक्ष तो बने बेचारे, लेकिन ना तो उनको अधिकार निर्णय लेने का कुछ है। अभी देखिए सुरेंद्र सिंह जी ने खुद ही कह दिया कि भाई अगर हार हुई तो हम उनको जिम्मेदार नहीं मानेंगे। इसलिए जिम्मेदार नहीं मानेंगे क्योंकि निर्णय शक्ति उनके हाथ में नहीं है। तो जिसके हाथ में निर्णय होगा, जिसको स्वतंत्रता होगी निर्णय लेने की, वही तो जिम्मेदार होगा। तो खड़गे जी जिम्मेदार नहीं होंगे क्योंकि उनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। तो वैसे ही चिंतामणि मैं बीच में रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। राहुल गांधी जैसी शख्सियत ने आज सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरी भूमिका क्या रहेगी अब ये खड़गे जी तय करेंगे। जिस गांधी परिवार को आप सर्वोपरि बताते हैं, उस गांधी परिवार के चश्मे चिराग
राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, बंद कमरे में नहीं, सार्वजनिक रूप से, मेरी भूमिका क्या रहेगी, मैं क्या करूंगा, ये तय करने का अधिकार खड़गे जी का रहेगा। अब इससे ज्यादा सम्मान और स्थान क्या दिलाया जा सकता है? फिर भी आप उस नेता के प्रति कोई सम्मान व्यक्त नहीं करना चाहते, उस व्यक्ति को अधिकार संपन्न मानने के लिए तैयार नहीं है। इतने कटु क्यों हो रहे हैं चिंतामणि जी आप? क्या आपको लगता है कि ऐसी स्वीकारता से कांग्रेस का वजन बढ़ जाएगा, कांग्रेस के पक्ष में कुछ वातावरण बन जाएगा, इसलिए चाहकर भी जुबान पर ना ही आ रही है आपके? देखिए ऐसा है हिमांशु जी कि ये अभी केवल शब्दों पर नहीं जाते। अच्छा। राजनीतिज्ञों के शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, वो करते क्या है इस पर जाने। अभी तो केवल खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं, थोड़ा समय देख लेते हैं ये किस तरह निर्णय लेते हैं, खड़गे जी क्या निर्णय लेते हैं। और राहुल गांधी जी तो वही है ना जिन्होंने मंत्रिमंडल का जो पत्र फाड़ दिया, मंत्रिमंडल के निर्णय फाड़ दिए, प्रधानमंत्री के निर्णय फाड़ दिए, वही तो राहुल गांधी जी है।